अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और इसराइल के पिछले हफ्ते से ईरान पर शुरू होने वाले हमले आज 7वें रोज भी जारी हैं और हर गुजरते दिन के साथ इन हमलों में सिविलियन आबादियों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने के वाकयात में शिद्दत आती जा रही है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक इन हमलों में 1332 ईरानी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने आज सुबह अपने बयान में ईरान पर हमलों की नई लहर में सरकारी तंसीबात पर हमलों का दावा किया है, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि आज उसके B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के जेर जमीन बैलिस्टिक मिसाइलों की तंसीबात पर दर्जनों पेनिट्रेटर बम गिराए हैं, जिससे ईरान की जवाबी सलाहियत मजीद कम हो गई है। जबकि इसराइली फौज ने तेहरान में एक जेर जमीन बंकर को तबाह करने का भी दावा किया है, जिसे ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह खमेनी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था। मगर ईरानी मीडिया इन हमलों में सिविलियन आबादियों को निशाना बनाए जाने का दावा कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आज ईरानी शहर शिराज के रहायशी इलाके में अमेरिका और इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि आज इन हमलों में मिलिट्री अकेडमी और तेहरान यूनिवर्सिटी समेत तेहरान में बच्चों के एक और स्कूल को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वीडियो भी ईरानी वजारत खारजा की जानिब से जारी की गई है। अहम बात यह है कि ईरान पर हमलों के पहले ही रोज तेहरान में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें 168 बच्चे शहीद हुए थे। मगर कल इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के एक मुशीर ने CNN को दिए गए इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि ईरान के अपने मिसाइल मिस फायर होने की वजह से स्कूल पर आ गिरे थे। मगर बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में यह इंकशाफ सामने आया है कि अमरीकी हमलों में इस स्कूल को निशाना बनाया गया था। रॉयटर्स की जराये के हवाले से खबर के मुताबिक 2 अमरीकी हुकाम का कहना है कि अमरीकी फौजी तफ्तीशकारों का ख्याल है कि हफ्ते के रोज ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर होने वाले हमले के पीछे मुमकिना तौर पर अमरीकी अफवाज का हाथ हो सकता है, जिसमें दर्जनों बच्चे जहांबाग हो गए थे। ताहम अभी तक हतमी नतीजा अखज नहीं किया गया है और ना ही तहकीकात मुकम्मल हुई हैं। इसके अलावा तशवीश की बात यह है कि गजा और लबनान के बाद इसराइल ने ईरान में भी शहरियों को अपने इलाके छोड़ने के अलर्ट देना शुरू कर दिए हैं। आज इस हवाले से इसराइली फौज ने ईरान के शहर कुम के सनती इलाके से शहरियों को जबरी इनखला की धमकी देते हुए कहा है कि इस इलाके में रहना आपकी जिंदगी के लिए खतरा होगा। अमेरिका और इसराइल ईरान में अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने और कामयाबियों के दावे कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरानी फौज ने भी आने वाले दिनों में अपने जवाबी हमले बढ़ाने का ऐलान किया है। ईरानी पासदाराना इनकलाब के मुताबिक आज इसके नई नस्ल के मिसाइलों ने खलीजी ममालिक और अमरीकी अड्डों और इसराइल में बेन गोरियन एयरपोर्ट, हाइफा और तल अवीव को निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक के 22वीं लहर में खुरम शहर 4, खैबर शिकन और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर कई फुटेजेस वायरल है, जिसमें इसराइल की फिजाओं में क्लस्टर बम हमलों को देखा जा सकता है और कहा जा रहा है कि इन हमलों में तल अवीव के मरकज को निशाना बनाया गया है। यानी जंग के 7वें रोज भी दोनों तरफ से हमलों में शिद्दत देखी जा रही है और आने वाले दिनों में इस शिद्दत को मजीद बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज और तकारीर में ये दावे करते रहे हैं कि अमेरिका और इसराइली हमलों ने ईरान की फिजाई, बहरी और एयर डिफेंस के निज़ाम को तबाह कर दिया है, जबकि वो ईरानी अवाम को ये उम्मीद दिला चुके हैं कि जब अमेरिका ईरान पर अपने हमले मुकम्मल कर ले तो वो इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। मगर अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इसराइल के ईरान पर 7 रोज से जारी हमलों के बाद ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि हुकूमत के मुखालफिन बगावत करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। इस हवाले से CNN के रिपोर्टर फ्रेड प्लीगन ने तेहरान के अंदर से दिलचस्प ज़मीनी सूरत-ए-हाल रिपोर्ट की है। उनके मुताबिक ईरान में अमरीकी और इसराइली हमले तो शिद्दत से जारी है, मगर इसके बावजूद जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तमाम दुकानें खुली हैं, गैस स्टेशन पर कोई रश नहीं है और ताज़ा सब्जियां और फल भी दस्तयाब हैं और कहीं भी पैनिक की सूरत-ए-हाल नहीं है। We just crossed the border and are now inside of Iran. The Iranian government has granted us a visa to come here and to report from the Islamic Republic of Iran. We're now trying to make our way to the capital, Tehran, as fast as possible. But of course, the distances in this huge country are immense, and we know it's going to take many, many hours for us to get there. We also don't know. Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines as gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. यानी इस वक्त तेहरान में अमरीकी और इसराइली हमलों के बावजूद हालात इस नहज पर नहीं पहुंच सके हैं जिसकी सदर ट्रंप उम्मीद लगा रहे थे। इसलिए अब सवाल यह है कि अगर सदर ट्रंप ईरान में रजीम चेंज चाहते हैं तो क्या यह सिर्फ मिसाइल और फिजाई हमलों के जरिए मुमकिन है या अमरीका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की तरफ जा सकता है।
4 रोज पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने ईरान में जमीनी कार्रवाई का इशारा देते हुए कहा था कि वो ईरान में जमीनी कार्रवाई के ऑप्शन को खारिज नहीं करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से जब कल सवाल हुआ कि सदर ट्रंप के इस बयान पर वो क्या कहेंगे, तो ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका आ जाए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. ईरानी वजीर खारजा के इस इंटरव्यू के बाद कल रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौकिफ में तब्दीली करते हुए कहा कि ईरान में जमीनी कार्रवाई वक्त का ज़िया होगी, ईरान पहले ही सब कुछ खो चुका है। इसके अलावा कुछ रोज पहले आयतुल्लाह खमेनाई के बेटे मुश्तबा खमेनाई को जानशीन बनाने की अफवाहें सामने आई थी, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें मुश्तबा खमेनाई को जानशीन बनना कबूल नहीं है। मुश्तबा खमेनाई हल्की शख्सियत हैं जो वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे। इन पॉलिसियों से अगले 5 साल में दोबारा अमेरिका और ईरान तनाज़ा होगा, इसलिए वेनेजुएला की तरह ईरान में भी उन्हें नई क़यादत के इंतखाब में शामिल होना होगा और बराह रास्त अपना किरदार अदा करना होगा। यानी अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान में भी मुकम्मल रजीम चेंज के बजाय वेनेजुएला मॉडल अपनाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, जबकि अब खुद अमेरिकी अवाम सदर ट्रंप के फैसलों की खुलकर मुखालफत कर रही है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अब तक जितने भी बड़े सर्वे सामने आए हैं, उन सब में एक ही बात सामने आ रही है कि अवाम की अक्सरियत अमेरिका ईरान जंग के खिलाफ है। NBC के सर्वे में 54% लोगों ने ईरान से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी की मुखालफत की, जबकि सिर्फ 41% ने उसकी हिमायत की। CNN के सर्वे में 60% लोगों ने ईरान पर हमलों की मुखालफत की, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 51% ने मुखालफत और 39% ने हिमायत की। यानी ईरान के खिलाफ जंग सदर ट्रंप की गैर मकबूलियत में तो इजाफा कर ही रही है, साथ ही अमरीकी खजाने पर भी भारी बोझ बन रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाई की लागत तकरीबन 89 करोड़ डॉलर यौमिया है, जबकि सिर्फ इब्तदाई 4 रोज में अमरीकी हुकूमत को 3.7 अरब डॉलर के फौजी अखराजात का सामना हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि बैरूनी जंगों में अमरीकी मईशत को होने वाले नुकसान की वजह से ही सदर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था और मागा मुहिम शुरू की थी। सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ इंतखाबी मुहिमों में ये दावे किए थे कि वो सदर बनकर जंगें शुरू नहीं करवाएंगे बल्कि जंगें रुकवाएंगे। वो ये भी कहते रहे हैं कि उनके आने के बाद अमेरिका दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज नहीं करेगा और दुनिया का पुलिसमैन बनने की कोशिश नहीं करेगा। मगर अलमिया यह है कि अपने दूसरे दौरे सदारत के इब्तदाई दिनों में कुछ जंगें रुकवाने और नोबेल इनाम हासिल करने में नाकामी के बाद वो अब तक तकरीबन 7 मुल्कों पर हमला कर चुके हैं। I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No more wars, no more disruptions. We will have prosperity and we will have peace. Under Trump, we will have no more wars, no more disruptions, and we will have prosperity. We were crazy what we did. We had these endless wars that go on for 21, 22 years, spending billions and billions of dollars. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. We will stop racing to topple foreign, and you understand this, foreign regimes that we know nothing about. This destructive cycle of intervention and chaos must finally, folks, come to an end. We must abandon the failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, in Libya, in Egypt, and in Syria. I think Iran, I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change. I just want to make that clear. सदर ट्रंप न सिर्फ खुद को अमन का अलमबरदार करार देते थे, बल्कि सदर बुश और ओबामा समेत माजी के सदूर पर ये इल्जामात भी लगाते थे कि ये सदर सियासी फायदे और इलेक्शन में कामयाबी के लिए जानबूझकर जंगें शुरू करते हैं। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Bush and Obama, younger Bush, who got us into the Middle East, he did a great job, didn't he? One of the worst presidents in our history, whether you like him or not, whether you like a Republican or not, he got us into the Middle East. He should be ashamed of himself for what he did. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world.
obviously it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. Do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass okay, destruction. all right. सदर ट्रंप जो इल्जामात दूसरों पर लगाते थे, अब बिल्कुल वही कुछ खुद कर रहे हैं और अब यही इल्जामात सदर ट्रंप पर लग रहे हैं कि वो ताकतवर इस्राएली लॉबी को खुश करने के लिए नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस जीतना चाहते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इसी सूरत-ए-हाल पर हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों को 7 दिन हो चुके हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक अब तक 1332 ईरानी शहरी शहीद हुए हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है ईरानी साफ़ी जो कि तेहरान में मौजूद हैं, जॉन हुसैन ने। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इसराइल और अमेरिका के मुताबिक वो इस वक्त सरकारी इमलाक और तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि बड़ी तादाद में जो शहरी इलाके हैं उन पर भी हमले हुए हैं, अस्पतालों और स्कूलों पर भी हमले हुए हैं। आप वहां पे मौजूद है, जरा बताइएगा जमीनी सूरत-ए-हाल क्या है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये तो क्लियर है, आपके पास वीडियोस भी आ गई हैं। अब तो सीएनएन को डायरेक्टली बुला लिया है ईरान ने कि भाई आओ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे तो इसराइल के अंदर जो है वो कंप्लीट सेंसरशिप है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स को 21 हॉस्पिटल्स को जो है वो निशान बनाया गया है। 105 टोटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मेट्रो स्टेशंस, फायर डिपो, पुलिस स्टेशंस तो चले अलग, उसको आप पॉलिटिकल या वो भी कार कर लें, लेकिन वो भी चूंकि रेजिडेंशियल इलाकों में है और उसके ऊपर जब ये बम मारते हैं तो आसपास की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डैमेज होता है और कुछ बिल्डिंग जो इमीडिएट बिल्डिंग होती है वो तो आई थिंक बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती है। तो इसके अलावा बच्चों के स्कूलों पे 2 और स्कूल्स पे इन्होंने धमाका किया है। वो जाहिर है बच्चे तो अभी है नहीं स्कूल में, लेकिन बहरहाल इन्होंने किसी हद को जो है वो नहीं देखा, किसी भी चीज को नहीं देखा। स्टेडियम के अंदर इन्होंने पूरा स्टेडियम उड़ा दिया, आजादी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग की है, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग की है। तो देर आर शहजाद साहब, देर आर वेरियस, आई मीन यू कैन फाइंड काउंटलेस वीडियोस ऑनलाइन जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और ईरान ने ट्रांसपेरेंसी के लिए सीएनएन को भी बुला लिया, जो अमेरिका सैंक्शन करके बैठा हुआ है प्रेस टीवी को, उसको भी उन्होंने जो है वो इजाजत दे दी कि आप आ जाएं। अल जजीरा, टीआरटी, सीजीटीएन और आरटी और दूसरे चैनल्स तो ऑलरेडी थे, बट वेस्टर्न मीडिया भी आके देख ले। तो जॉन जरा बताइएगा, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आप ईरान के बाजारों में निकले हुए थे और वहाँ पे आपने बताया कि दुकानें भी खुली हुई हैं, लोग आ भी रहे हैं, दुकानों में रश भी है। इसी तरह जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे हमें कोई ऐसी हंगामी सूरत-ए-हाल नहीं नजर आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वो शहरी आबादी पे हमला भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक जारी है इस वक्त ईरान में? शहजाद साहब, ये इस कौम का रिजॉल्व है। आई थिंक देखें, विदाउट एनी, मतलब मैं कोई न्यूट्रल रहने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि मैं कोई हक बात नहीं करूंगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ईरानी कौम बड़ी रेजिलियंट, दे आर वेरी, इमाम हुसैन का जो मैसेज है इनके ऊपर बहुत इफेक्टिवली इन्होंने जो है वो ऊपर अपने साथ जिंदगी में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ईरानियों से जब मैं पूछता हूँ कि यार तुम लोगों को डर नहीं लगता, जब मैं खुद पर्सनली जब डर रहा हूँ तो तुम लोगों को डर नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है? कह रहा है यार मौत तो वैसे ही आनी है और जाहिर है अल्लाह की अमानत है जिंदगी, हमने तो तैयारी, ये जो इनकलाब आया है ये इनकलाब आया ही इसलिए है ताकि शैताने बुजुर्ग जो कि अमेरिका है और शैताने कुचिक जो इजराइल है इनके उसमें, तो इनके ये तो आया ही इसलिए है इनकलाब ताकि हम इनसे लड़ाई कर सकें। और हम तो मुंतजिर हैं कि कब इनके जो फौजी हैं वो आएंगे यहाँ पे और हम बदला लेंगे। तो शहजाद साहब, वेरी रेजिलियंट पीपल। अभी मेरे ऊपर तो लोग कहते थे कि नहीं वो ईरान से बैठ के बायस बातें कर रहा है, अभी सीएनएन ने खुद आके जब कहा है तो लोगों को यकीन आ रहा है कि भाई हाँ, सीएनएन कह रहा है कि यहाँ पे मारूमार जो लोग जो हैं वो कोई इस तरीके का पैनिक या कोई वो नहीं है, केओस। जी जॉन, वो सीएनएन की रिपोर्ट हमने अपने इंट्रोडक्शन में दिखाई भी है। और जिस रिजॉल्व की आप बात कर रहे हैं, तो कल जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास इराक्ची, उनका इंटरव्यू हुआ और जब उनसे ये पूछा गया कि अगर अमरीकी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आती हैं तो फिर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर देम, कि वो आए तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो जरा बताइएगा कि इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ईरान के यूएस ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हो सकती हैं या कुर्स के जरिए वो ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे फोर्सेस को और फिर अटैक करेंगे, इसके क्या इम्कानात हैं? जी, डायरेक्ट ट्रूप्स की जहां तक बात रही, आई डोंट थिंक ईरानी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जेरल्ड फोर्ड को भी इन्होंने जो है वो टी शर्टें सीवरेज सिस्टम में डाल के चोक करने की कोशिश की कि हमें वापस भेजो, तो आई डोंट थिंक ईरानी एक्सपेक्ट करने के डायरेक्टली लड़ने आएंगे। हाउएवर कुर्दों के हवाले से बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं।
मैंने पहले भी, जब ये खबर आई ट्रम्प की, उससे पहले भी काफी चैनल्स पे बोला कि कुर्दों को मोबिलाइज किया जा रहा है। ईरानी इंटेलिजेंस को खबर थी कि मोबिलाइज हो रहे हैं। अटैक्स भी किए गए मुख्तलिफ कुर्दिश ग्रुप्स के ऊपर। और देखें, इराकी कुर्दिस्तान ने तो बोल दिया कि दे डोंट वांट इंस्टेबिलिटी ऑन देयर बॉर्डर रीजन, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि कुर्द जो है वो एक यूनिफाइड स्पेक्ट्रम में नहीं काम करते। देयर आर स्कैटर्ड ग्रुप्स एज वेल, जो कि सीरिया और अजरबैजान और दूसरे इलाकों के अंदर भी मौजूद है। और यूएस की पूरी कोशिश है कि इनको मोबिलाइज ना सिर्फ किया जाए बल्कि काफी जगहों पर मोबिलाइज कर लिया है। और ईरान के अंदर काफी ऐसे कुर्द हैं, ग्रुप्स हैं, जिनको असला देके बिठाए हुए अर्बन सेंटर्स के अंदर। ये पक्की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यहाँ पे कार्रवाइयां की और लोग पकड़े गए हैं जिनके पास जो सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के साथ वेपनरी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सारी चीजें जो उनसे से मौसूल हुई हैं, उनसे पाई गई हैं। तो अब उनको मोबिलाइज किया जाएगा और ईरान के अंदर जो मुजाहिदीन खल्क और कुर्दिश दोनों एलिमेंट्स हैं, उनको आई थिंक मोबिलाइज किया जाएगा और सड़कों पे खाना जंगी जो है वो की जाएगी, आई थिंक। अच्छा जॉन, ये भी बताइएगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई भी की गई है और वो जो जीसीसी ममालिक हैं उनके कई यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया है, लेकिन उनमें से बाज ऐसे हमले हैं जिस पर डिनाइल आया है ईरान की तरफ से कि वो हमारी तरफ से नहीं हुए। जैसे अजरबैजान में हुआ, ईरान ने उसको डिनाई किया। सऊदी अरब में जो ऑयल रिफाइनरी अरामको पे हुआ, वो भी ईरान ने कहा हमने नहीं किया है। अब इस हवाले से मजीद मुख्तलिफ जो है वो इतलात और खबरें आ रही है, स्पेकुलेशन है कि फिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ईरान जहां पे कर रहा है वहां पे वो ओन कर रहा है, लेकिन जहां पे ईरान कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, वो हमले कौन कर रहा है? क्या रोग एलिमेंट्स हैं विद इन ईरान वो ये कर रहे हैं, या दूसरी एजेंसीज हैं जिसमें मोसाद टाइप एजेंसीज हैं, उनकी कार्रवाई है? क्या ईरान में इस वक्त इस पे बातचीत हो रही है? शहजाद साहब, इट्स नॉट जस्ट ईरान सेइंग कि हमने नहीं किया, इट्स रेसिप्रोकल। वहां पे भी पकड़े जा रहे हैं लोग जो मोसाद और सीआईए के लिए काम कर रहे हैं और बाकायदा प्लान कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ईरान शर्माएगा नहीं। चाहे कोई भी मुल्क हो जो अगर यूएस को सपोर्ट कर रहा है अटैक्स में, तो जाहिर है जो इजराइल के साथ ये जो इस्लामी बरादर ममालिक मुल्क दोस्ती करके बैठे हुए हैं, 41 मुल्कों की फौज बना के, उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक, तो शर्माएगा नहीं। ईरान अगर करेगा तो बिल्कुल खुल के करेगा और हो सकता है करे भी, हो सकता है टर्की के ऊपर भी कर दे, अजरबैजान के ऊपर भी कर दे, अगर तो ये कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये अपना स्टैंड जो है वो बना के रखी। इन्होंने बुजदिली नहीं दिखाई, इन्होंने बहादुरी दिखाई कि इन्होंने बोला कि भाई हमने, तुर्की ने बहादुरी दिखाई कि हम नहीं करने देंगे यूएस को इस्तेमाल हमारी जमीन, हवाई या समुद्री। तो बिल्कुल इसमें जो कोई दो राय नहीं है कि मोसाद और सीआईए अभी जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, हमें तेहरान से रिपोर्ट कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को अब 7 रोज गुजर चुके हैं। मशरिक वस्ता में जारी ये जंग जहां आलमी सियासत और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन चैलेंज बन चुकी है, वहीं इस जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत को भी शदीद धचका पहुंचा है। ये जंग कितने अरसे जारी रहेगी, फिलहाल इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक हफ्ते की इस जंग के आलमी मईशत पर असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं और आलमी इदारों की जानिब से इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये जंग 1 माह या से ज़्यादा अरसे तक जारी रही तो इसके आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इस जंग से पूरा मशरिक़ वस्ता बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, जो तेल की पैदावार और तजारती सामान की तरसील के लिए दुनिया भर के लिए इंतहाई अहम है। और जंग तवील होने की सूरत में तेल की पैदावार और तरसील के अलावा ग़िज़ाई अजनास, खाद और दीगर तजारती सामान की नकलो हमल में शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से IMF ने खबरदार अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग ने आलमी मईशत को संगीन खतरात से दोचार कर दिया है और IMF इस सूरत-ए-हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। IMF ने तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से दुनिया भर में महंगाई की लहर आने के खदशे का इजहार किया है और यह तखमीना लगाया है कि तेल की कीमतों में 10% इजाफे से ग्लोबल इन्फ्लेशन में 0.4% तक इजाफा होता है। अहम बात यह कि इस जंग के आगाज से अब तक तेल की कीमतों में तकरीबन 20% का इजाफा हो चुका है और आज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल की सतह तक पहुंच गई है, जबकि जंग के बायस खलीजी ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। कतरी वजीर तवानाई ने इस हवाले से खबरदार किया है कि खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तेल की पैदावार रोक सकते हैं और खरीदगी बढ़ने की सूरत में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। अहम बात यह कि दुनिया भर के तेल और LNG के 20% तरसील स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए होती है, जबकि तेल के अलावा दुनिया भर की 11% तिजारत इसी रास्ते से होती है। इसलिए इस रूट की बंदिश के आलमी मईशत पर संगीन असरात यकीनी है। पाकिस्तान की मईशत भी मिडल ईस्ट में इस जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश से मुतासिर हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% एनर्जी इंपोर्ट्स इसी रास्ते से होती है, जबकि पाकिस्तानी बरामदात के यूरोपीय और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए भी यही रूट इस्तेमाल होता है।
इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश और तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इसके अलावा अगर इस जंग की वजह से खलीजी मुल्कों की मईशत में सुस्त रवी होती है तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र पर इसका बराह रास्त असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना बहरान की सूरत हाल पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा इजलास में बताया गया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है, इसलिए मसनूई किल्लत पैदा करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। जबकि कल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा था कि मार्च तक पाकिस्तान के पास तेल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने जंगी सूरत हाल को देखते हुए पहले ही ज़खायर में इजाफे की हिदायत कर दी थी। वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाती दिलचस्पी के साथ जब ये आपको एस्केलेशन नज़र आ रही थी तो अपने ज़खायर को 28, 29, 30 दिन के ऊपर बिल्ड कर लिया था पेट्रोल डीजल के। तो आज हमारे पास कंफर्टेबल स्टॉक्स हैं। हमने जो मार्च का PRM होता है जिसके अंदर हम हर OMC से उनकी डिमांड लेते हैं, उसके मुताबिक उनको प्रोडक्ट मुहैया कर रहे हैं। अब हमें यह फैसला करना है कि क्या इन इन्फ्लेटेड लेवल्स के ऊपर हमें और प्रोडक्ट खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि जंग ने इख्तिताम कब होना है। तो अगर हमने वो प्रोडक्ट खरीदनी है तो मैं आपको यह बता देता हूं उसकी वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर प्रीमियम भी बहुत ज्यादा है वॉर का, उसके ऊपर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी ज्यादा है। अगर दुनिया में प्रोडक्ट की कीमत आज डीजल जो आपने पहली तारीख को जब प्राइस रिवीजन की थी उसका अगर $88 पर बैरल के ऊपर उसकी कीमत थी और आज जंग की वजह से $130 या $140 पर बैरल हो गई हुई है और आप उसको कीमतों को एडजस्ट नहीं करते और बरकरार रखते हुए आप इस सारे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ये रैशन करने की कोशिश करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट पिल्फर होके अफगानिस्तान में और बाकी ममालिक में स्मगल हो जाएगी। पाकिस्तान इस जंग से पैदा होने वाले मुमकिन माशी बहरान से निपटने के लिए क्या इकदाम ले रहा है, इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त ऑब्वियसली दुनिया भर में एक पैनिक सिचुएशन है कि ये तवील कितनी हो जाएगी जंग और उसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पर भी क्या असरात होंगे। सबसे पहले जरा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को सिफारिशात दी गई हैं कि जो 15 दिन बाद हम प्राइसेस को चेंज करते हैं उसमें अब इतना इंतजार नहीं हो सकता, उसको फौरी चेंज करें। और साथ साथ ऑब्वियसली ये भी स्पेकुलेशन है कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी। तो फैसला हो चुका है कि हफ्तावार होंगी अब प्राइसेस का जो तयन है। थैंक यू वेरी मच शहजाद। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको देता हूँ। आपको पता है कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो जगह बंद की गई है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे, और ग्लोबल इकोनॉमी इन द सेंस के एनर्जी जो है वो उसका 20-30% रफली जो यहाँ से फ्लो करता है। और आपको पता है बड़ी इकोनॉमीज़ को जाता है जिसमें चाइना है, जिसमें जापान है, जिसमें पूरी ये एशिया पैसिफिक की बेल्ट है, जिसके अंदर इंडिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान भी है। तो ये पूरी जो पट्टी है ये बहुत हाई ग्रोथ जो है ना वो रीजन है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ आप देखें, चाइना की ग्रोथ आप देखें, इवन जो मलेशिया, इंडोनेशिया इनकी ग्रोथ आप देखें, सिंगापुर देखें, ये यहाँ की जो बेल्ट है ये काफ़ी हाई ग्रोइंग है, तो इनकी एनर्जी की डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो नेचुरली इनका जो सबसे ज़्यादा फीजिबल जो एरिया पड़ता है वो ये वाला है जहाँ से मिडल ईस्ट से ऑयल एंड गैस लेते हैं, और ऑयल एंड गैस पे आधा हिस्सा बंद हो गया तो बाकी शिपमेंट्स अंदर हैं और बाकी बाहर हैं। तो बाहर वाला जो हिस्सा वो लकीली हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि फुजैरा हो जाए जो अबू धाबी की UAE की पोर्ट है, उसके अलावा जो याम्बू है, उसके अलावा जो सऊदी की पूरी जो पट्टी है, रेड सी से भी हमारे जी रेड सी से, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है या फ्यूचर अवेलेबिलिटी है उसमें शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, यहाँ से ये चीज़ अगर चलती रहती है। लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एक बैलेंस रखना है सप्लाई और डिमांड में। देखिए सप्लाई में तो मैंने आपको बताया कि शिपमेंट और कितनी जो है अवेलेबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट का बेसिक प्रायोरिटी ये है कि अवेलेबिलिटी जो है मेक श्योर करना। जिसमें अच्छी बात ये है, आपने कल भी पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो है वो बयान देखा होगा इंटरव्यू में शाहजेब के साथ, कि उन्होंने गैस का भी बता दिया कि गर्मी होना शुरू हुई है तो गैस की डिमांड गिरना शुरू हो गई है। साथ साथ जो ऑयल है उसके हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं होगा। एटलीस्ट मार्च तक के हमारे पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं और आगे भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। और देखें स्ट्रेटेजिक जो हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं वॉर लाइक सिचुएशन में आपको जो है वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फ़ायदा होता है, आपको प्रायोरिटी मिलती है। और उन्होंने एक इंडिकेशन दी भी, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर और हमारी टीम भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, और सारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिल्कुल के एक ऑल्टरनेट राउट को इस्तेमाल किया जाए। जी, तो ये देखें एक तो ये चीज़ हो गई कि हमारे पास इस पर रिजर्व सफिशिएंट है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। सेकेंडली जो प्राइसिंग है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राइसिंग पूरी दुनिया में आज देखें ब्रेंट जो है 84-85 तक चला गया है, इनफैक्ट इससे भी $87 तक जा रहा है, और फ्यूचर्स तो उससे भी ज़्यादा जो हो रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखें जो WTI अमेरिका का जो बेंचमार्क है वो
वो भी आपका 84 तक पहुंच गया है। तो देखिए प्राइसिंग में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते। अभी पूरी दुनिया की है कि जी प्राइस पास ऑन होगी, हमारे यहाँ भी प्राइस पास ऑन होगी। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि 15 दिन की जगह आप जल्दी पास ऑन करें, क्योंकि होर्डिंग का मसला होता है आपके यहाँ, ज़ख़ीरांदोज़ी शुरू कर देते जी हैं बिल्कुल, और दूसरी बात ये स्मगलिंग स्मगलिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, तो इस वजह से ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा फीजिबल है कि आप वीकली पास ऑन करें, और वीकली पास ऑन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आएगा। ये नहीं होगा 15 दिन बाद आप एक बड़ा इम्पैक्ट देंगे तो वो फील भी होता है। तो इसलिए एक ये चीज़ है कि ये बड़ा फीजिबल ऑप्शन है कि वीकली पास ऑन किया जाए, और इस तरह से वीकली फिर डिक्लाइन भी होना चाहिए ना, कि जिस तरह से अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है मे बी एक महीने में ऑब्जेक्टिव तो यही है जो आप कह रहे हैं कि ज़ख़ीरांदोज़ी शुरू हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत को अपनी प्राइसिंग भी देखनी है ना, कि यहाँ पर अगर कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से तब्दील होती हैं और अभी हमारे अगर सप्लाई रुकी हुई है तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें, अब बात ये कि जो हमें प्राइस मिल रही है वो तो पास ऑन होगी नेचुरली, क्योंकि अगर हमने उसको रोका या उसको नहीं करने दिया तो उसका एक इम्पैक्ट ही होगा। अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने शुरू में कहा, गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है ना, अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्राइस तो देखें आपको ऊपर नीचे होती है, अगर आपके पास स्टॉक ना हो या आपको ना मिले तो फिर आप क्या करेंगे? लेकिन इस वक्त जो प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में है, क्या मुकम्मल तौर पर पास ऑन कर दिया जाएगा, या कुछ हद तक हुकूमत अपने जो लेवी है या टैक्सेस में कमी करके कुछ खुद एब्जॉर्ब करेगी? नहीं, देखें अभी तो मुकम्मल तौर पर पास ऑन होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है ना जैसे जैसे आ रहा है, जो आपको मिल रहा है वो आपने पास ऑन करना है। देखिए इसमें एक और एंगल है इंडस्ट्री का भी। अगर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, लेट्स से अगर वो इंपोर्ट कर रही है एक प्राइस पे और आप वो प्राइस पास ऑन नहीं कर रहे, तो वो जो बीच का जो गैप है वो उनको झेलना पड़ेगा। तो देखें आपने एक बैलेंस रखना है, कंज्यूमर को भी आपने वो प्राइस देनी है जो कि एक एक्चुअल है, प्लस आपने जो इंडस्ट्री इंपोर्ट कर रही है उसको भी आपने साथ लेके चलना है ना। आपने एक पूरी होलिस्टिक इकोसिस्टम हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया, और कल पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि अगर कोई पेट्रोल पंप वगैरह ज़ख़ीरांदोज़ी करता है, वो बताता है कि हमारे पास शॉर्टेज है, जो कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो इस मंथ की सप्लाईज थी वो कर दी गई हैं। लेकिन जो डीलर एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि जो ऑयल कंपनीज है असल में वो ज़ख़ीरांदोज़ी कर रही हैं और वो मुकम्मल तादाद में हमें सप्लाई नहीं कर रही हैं ऑयल, और वो चाहते हैं कि 15 तारीख को जब प्राइसेस चेंज हो तो फिर वो सप्लाई करना शुरू करें। यानी डीलर्स जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ऑयल कंपनीज पे, और जो हुकूमत क्रैकडाउन का जो एक वार्निंग दे रही है वो दे रही है डीलर्स को। शिजाद, मैं आपको बताऊं, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रैटेजी है, और आप देखेंगे ये इंप्लीमेंट होती हुई कि कोई भी ज़ख़ीरांदोज़ी करता हुआ पकड़ा गया या कोई करने की जरूरत भी करेगा तो उसको गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप के अंडर जो कमेटी काम कर रही है, और डेली बेसिस पे स्टॉक टेकिंग हो रही है। एक एक चीज़, इतनी थ्रेडबेयर डिस्कशन हो रही है और इतना थ्रेडबेयर जो एनालिसिस करके उसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि आप देखेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच मैंने नहीं देखी थी पहले कि इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच होगी अगर इस तरह का क्राइसिस आता है। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही है कि एक डैशबोर्ड क्रिएट हो ताकि रियल टाइम डेटा हमें मिले कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना जो है ओएमसी के आउटलेट पे जा रहा है, और कितना प्रोविंसेस इसमें साथ ऑन बोर्ड हो, और प्रोविंसेस को रियल टाइम मिले ताकि प्रोविंसेस देखें, फेडरल तो बैठ के सब कुछ नहीं कर सकता ना, प्रोविंशियल साथ होंगे और लोकल इकोनॉमी साथ होगी तो वो बताएगी कि जी पंप पे क्या हो रहा है। तो देखें इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्डेड है, सबका भरपूर रोल है कि जो जहाँ पे अगर कोई प्रॉफिटेरिंग करता है, मुनाफाखोरी करता है, उसे वहीं पर ही सजा दी जाए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपको, जैसे आप फरमा रहे हैं कि अली परवेज मलिक साहब ने कल कहा कि मार्च के हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि अगले 25 दिनों में तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है? क्या हम ऑल्टरनेट रूट को इस्तेमाल करेंगे? अगर वो करते हैं तो ऑब्वियसली तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, प्रीमियम भी चार्ज हो रहा है, जो फ्रेट चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ चुके हैं, तो ये तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे मार्च के ऑनवर्ड्स अप्रैल के लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने ठीक है किसी हाल में भी सप्लाई को मीट करने, डिमांड को मीट करने के लिए वो करना है, या जो फोकस है हुकूमत का वो इस वक्त कंजर्वेशन के ऊपर है कि हमें डिमांड को कर्टेल करना है? एब्सोल्युटली। देखिए मैंने शुरू में कहा ना कि दो एंगल्स हैं इसके, एक सप्लाई है, सप्लाई पे हमने बात की कि जी सप्लाई हमने कैसे कंट्रोल करी। एक तो ये कि जी हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको हम लेवरेज कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली सप्लाई का एक तरीका ये है कि जी आप होर्डिंग को रोकें ताकि जो एक्सेस आपका जो निकलने का इशू है वो ना हो। थर्ड पॉइंट ये है कि डिमांड को आप कंट्रोल करें। डिमांड को आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो आप प्राइस देंगे आप, क्योंकि प्राइस नेचुरल एक होता है आपका इम्पैक्ट कि अगर चीज़ महंगी होती है तो उसकी एक खपत जो है कम हो जाती है, या उसका जो है वो यूज़ थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है, लोग खुद ख्याल करते हैं कि जी आप घर पे बैठ के काम करें। तीसरा जो एंगल है डिमांड का वो होगा बेसिकली आपकी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपको याद होगा कोविड में हमने कंजर्वेशन की थी, बहुत इफेक्टिव मॉडल था वो, और पाकिस्तान को आपको पता है रिकग्नाइज किया गया था ये कि आपने कोविड का जो मॉडल इंप्लीमेंट किया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी अच्छा काम हुआ था, तो उसी को जो है हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू कहाँ से करें, गवर्नमेंट खुद अपने आप से भी शुरू करेगी और फिर पब्लिक को भी ये जो है बाबर करवाएगी कि आप भी इसको फॉलो करें ताकि ओवरऑल एज अ कंट्री हम जो है इससे निकल जाएं। जब कमोडिटी की प्राइसेस जो है वॉलेटाइल होती हैं, बढ़ती हैं, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी आएगा। दुनिया की मईशत के हवाले से अभी भी कहा जा रहा है कि इट्स टू अर्ली टू एस्टिमेट कि कितना इस पर इम्पैक्ट आएगा, बट IMF के बयान वगैरह मौजूद है कि इस जंग का अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। अब जरा बताइएगा कि पाकिस्तान की मईशत, ऑब्वियसली IMF प्रोग्राम में हम हैं,
क्या हमारे पास बफर मौजूद है? सबसे पहले तो अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं जैसे हमने कहा और आप कह रहे हैं कि पास ऑन करेंगे, हुकूमत हिट नहीं लेगी, पास ऑन करेगी इसको कंज्यूमर तक, तो इन्फ्लेशन की एक नई लहर आएगी। इन्फ्लेशन फरवरी के महीने में 7% थी, अब इससे भी ज्यादा आने के इम्कान है। इसका मतलब जो हम एक रिवर्सल देख रहे थे कि डिस्काउंट रेट भी कम हो रहा था, शायद वो सिलसिला भी यहाँ पे रुक जाए। कितना एडवर्स होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए और आवाम के लिए ये प्राइसेस बढ़ना? शहजाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इस वक्त सिचुएशन फ्लूइड है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट एस्टिमेट्स मतलब नहीं दे सकते। तो मैं आपको एक वापस लेके जाता हूँ पिछले उन सालों में जब आपने $100 या $120 ऑयल देखा था। आप अगर देखें कोविड के ज़माने में 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ऑयल बहुत नीचे आ गया था। आपको पता है $15 के करीब भी आ गया था। इवन कुछ तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से कुछ जीरो और नेगेटिव हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक लहर आई जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई। तो मैं आपको एक पीरियड बताता हूँ, नवंबर 2021 अगर आप देखें और सितंबर 2022, ये पूरा 11 महीने हैं। इसके अंदर नवंबर 2021 में जो ऑयल था वो तकरीबन $70 के करीब था। फिर आपको पता है जनवरी के और फरवरी के करीब जो है यूक्रेन रशिया की वॉर हुई और उसके बाद सुपर साइकिल बाद में आया था। वो तो मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 के एंड से शुरू हुआ। जब जंग शुरू हुई तो जंग के दरमियान जो रशिया और यूक्रेन की हुई, उसके दरमियान 70 से उठ के जो ऑयल है वो चला गया था $120। 120 कब हुआ था? फरवरी या जनवरी के बीच में था, तकरीबन कोई रफली कोई 80-85। फरवरी से ऑनवर्ड्स 100 पे पहुंच गया था और जून में 120 लगा था और फिर वापस आते आते 70 या 75 के करीब सितंबर 2022 हो गया था। तो ये 11 महीने में गए। तो इसमें इन्फ्लेशन हमारी क्या थी? इन्फ्लेशन हमारी 2018 में या 19 में अगर आप बात करें तो 5% के करीब थी, फिर 6-6.5% हो गई। उसके बाद अगर देखें तो 11% पे पहुंची थी फिस्कल ईयर 20 में, फिर 9% के करीब आ गई थी। फिर अगर आप बात करें 2022 की तो 12.25% पे गई थी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 5% से उठ के 12% की एक रेंज बनी थी। मैं एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ कि 5 से 12% के बीच में इन्फ्लेशन रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑयल 120 गया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस मरतबा भी वही होगा, यू नेवर नो कि 120 से भी ऊपर चला जाए। लेकिन एस्टिमेट्स ये हैं कि 100-120 के करीब रहा। एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि $150 तक हो सकता है अगर ये जंग मजीद जारी रही। देखिए, वो तो एस्टिमेट्स तो आपको पता है सारे आते हैं ना। मैं तो एक बात कर रहा हूँ जो कंसेंसस है वो 100 या 120 के बीच में। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमारी इन्फ्लेशन, अच्छी बात क्या है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है ना वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट्स में है, 5%, 5.25% के अराउंड है। और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो हम टारगेट के अंदर हैं इस वक्त। तो एनुअल टारगेट है 0.5% ऑफ GDP या 1% ऑफ GDP है, जो कि $1 बिलियन है। आज हमारा 1.1 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट है। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर हर $5 पे $750 मिलियन एनुअलाइज इम्पैक्ट है। ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं कि $5 का अगर आप जो है वो चेंज लाते हैं, $5 अगर ऑयल में चेंज आता है तो एनुअलाइज $750 मिलियन का इम्पैक्ट पड़ता है। जी, अगर $10 पे उन्होंने कहा $1.5 से $2 बिलियन का इम्पैक्ट आता है आपके इम्पोर्ट बिल पर। तो मैं ये कहता हूँ कि जी आपकी 5% इन्फ्लेशन है। मैं उसी जो है थीसिस को उठाऊं जो कि 21-22 की मैं बात कर रहा हूँ जब ऑयल प्राइसेस इतनी गई। बट 22 के बाद हमने देखा कि 25-30% भी गई। लेकिन इसमें इम्पैक्ट आता है नहीं, उसके बाद तो फ्लड्स आए ना, फ्लड्स का इम्पैक्ट हम पे ज्यादा, फ्लड्स का भी था, लेकिन एक ओवरऑल ऑब्वियसली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो करंट अकाउंट है वो इस वक्त अंडर टारगेट के पास है, टारगेट के अंदर है। तो इसमें हमारे पास रूम है, लेकिन हमारे पास इतना रूम नहीं है कि हम जो है बर्दाश्त कर लेंगे सारा। हम ये बात करें कि अगर ये जंग हफ्तों से बढ़कर महीनों तक चली जाती है तो आपका करंट अकाउंट जो आप कह रहे हैं देखिए जंग का इशू नहीं है, $1 बिलियन है। अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है क्योंकि अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, LNG अगर अभी तो कतर ने प्रोडक्शन बंद की हुई है, लेकिन अगर प्रोडक्शन जारी होती है, हम LNG इंपोर्ट करते हैं, हाई प्राइसेस पे करते हैं, तो वो भी कीमत बढ़ेगी। दूसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जैसे ऑलरेडी कहा है कि 10 से 20% हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, तो ओवरऑल इंपैक्ट तो आएगा आपके। शहजाद, मैं ये कह रहा हूँ जंग का इतना शायद प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यूक्रेन और रशिया की वॉर चलती रही ना, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई क्योंकि सप्लाई आना शुरू हो गई थी। ऐसे भी ऑल्टरनेट्स आना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे, क्योंकि जब जंग प्रोलॉन्ग होती है तो ऑल्टरनेट्स ऑटोमेटिकली आते हैं क्योंकि डिमांड तो होती है ना मार्केट में। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ना हरमुज का, इसको खुल जाए, ये खुल जाए, फिर इशू नहीं होगा। तो इसी से ताल्लुक है, तो अगर ये रास्ता खुला होता है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रास्ते खुलने की बात हो रही है, तो होपफुली ये रास्ते खुल जाएंगे। और यूएस ने भी इस चीज़ को कहा है कि जी हम देखेंगे इसको किस तरह से खोल सकते हैं, इंश्योरेंस बैक किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारी इकोनॉमी पे अगर हम पास ऑन करते रहे, हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन को इफेक्टिवली बनाते रहे, तो आपकी जो डिमांड है ना, मैं एक और आपको नंबर बताता हूँ। जब आपकी कोविड हुआ था 2020 के बीच में 3-4 महीने जब हमने बंद की थी ना इकोनॉमी, उस वक्त 30 से 35% फर्क पड़ा था आपके डीजल पेट्रोल की कंजप्शन में। लेकिन वो एक्सट्रीम मेजर्स ये थे कि रोड पे कोई जो है वो तो मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन का इशू था। इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 30-35% भी फर्क नहीं पड़ता, 20% भी फर्क पड़ता है, 15% भी पड़ता है। मामला ये भी था ना कि इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस गिर रही थी, यहाँ पे ये है कि अगर बढ़ गई थी ना, इस्तेमाल ना करेंगे तो प्राइसेस यहाँ तो बढ़ी नहीं। मैं आपको जब आप कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ही कंजर्वेशन के ऊपर तवज्जो दी थी, उस वक्त वैसे ही प्राइसेस नीचे थी। मैं आपको बिल बताता हूँ ना, आपका देखिए इंपोर्ट बिल कितना था। इंपोर्ट बिल 2019 का था, वो $15.5 बिलियन था।
उसके बाद 2020 का इंपोर्ट बिल हुआ $10 बिलियन, क्योंकि ऑयल प्राइसेस गिर गई। फिर 21 का हुआ $11 बिलियन, लेकिन क्योंकि हम 6% पे ग्रो भी तो कर रहे थे, वो भी तो देखें आप। तकरीबन आप कह लें 11 से $12 बिलियन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल आता है, तो अगर ये जंग तवील होती है, आपके ख्याल में कोई बफर की जरूरत नहीं है? करंट अकाउंट हमारा तभी मैनेजेबल होगा, ट्रेड डेफिसिट मैनेजेबल होगा, कोई इशू की बात नहीं है? देखिए मैं ये कह रहा हूं फाइनेंसिंग के लिए मजीद एवेन्यूज की जरूरत होगी। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त तो हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में, एक बेहतर पोजीशन में, लेकिन डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा एस्केलेट करती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट करती है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी उसी हिसाब से प्रोएक्टिव मैनेजमेंट आप देखेंगे। लेकिन एज वी स्पीक आपको इस वक्त नंबर 1 ऑयल की जो स्टॉक्स हैं आपके कंफर्टेबल हैं, गैस की डिमांड नीचे आ रही है, कंजर्वेशन की तरफ आप जा रहे हैं, तो प्रोएक्टिव अप्रोच आपने ऑलरेडी लेना शुरू कर दी है। हो सकता है जंग जो है महीने की वो बात करें तो महीने में खत्म हो जाए, या एटलीस्ट ये रास्ता खुल जाए। ऑयल प्राइसेस देखें, एक अच्छी बात ये है कि ऑयल प्राइसेस लीनियर एकदम से ऊपर नहीं गई हैं, वोलेटाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, करेक्शन भी आ रही है उसमें। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक और पहलू ये भी है जो एक्सटर्नल साइड पे हमारा, कि ऑब्वियसली हमारा इस वक्त बहुत ज्यादा रिलायंस जो है वो रेमिटेंसेस पे है, और इस साल भी हम शायद $40 बिलियन को क्रॉस करके $41-42 बिलियन के आसपास होंगे। जो अभी हम देख रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज के हालात हैं, वहां पर भी अगर ये जंग जारी रहती है तो एक स्लो डाउन इकोनॉमी पे वहां पर भी आएगा, और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं जो यहाँ पर पैसे भेजते हैं। इसको आप फैक्टर इन कर रहे हैं, ये कितना बड़ा हिट हो सकती है यहाँ से? अगर वंस अगेन हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि अगर ये जंग ज्यादा जारी रहती है, फिर देखें एक बात ये है कि जो रमज़ान फैक्टर है ये थोड़ा सा ऑफसेट कर देगा। ईद की वजह से लोग वैसे भी पैसे भेजते हैं, आपको पता है, तो ये नॉर्मल महीनों से बेहतर महीना होता है। तो आप ये कह लें कि वो नॉर्मल महीने को बराबर आ जाएगा, $3-3.25 बिलियन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 3.3 के करीब आ जाएंगे। अगर आगे जाते हुए जंग का इम्पैक्ट मिडल ईस्ट में ज़्यादा आता है तो देखें इसके 2 एंगल्स हैं। शॉर्ट टर्म में नेचुरली आपकी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट मीडियम टर्म में आपके यहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना कंस्ट्रक्शन की, ज़्यादा रीबिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके यहाँ लेबर की जो डिमांड दोबारा भी बढ़ सकती है। तो रेमिटेंसेस का कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इंपैक्ट आप देख सकते हैं, बट वो शायद इतना सिग्निफिकेंट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।